आपको कंट्रास्ट की जरूरत हीमोथोरैक्स कंट्रास्ट की जरूरत नहीं। न्यूमोपेरिटोनियम, हीमोपेरिटोनियम, परफोरेशन, इन सब केसेस में आपको कंट्रास्ट एजेंट की नहीं पड़ेगी। ठीक है। न्यूमोकेफेलस, न्यूमोकेफेलस क्या होता है? हाइड्रोकेफेलस क्या होता है? पानी का। न्यूमोकेफेलस एयर, ब्रेन के अंदर एयर। तो इसके लिए कंट्रास्ट एजेंट की लिए ठीक है। पैरानेजल साइनसेस आप ईएनएस कर रहे हो, अनलेस एंड अनटिल कोई म्यूकोजल थिकनिंग बहुत ज़्यादा नहीं है जो सस्पेक्टेड फंगल इन्फेक्शन, तो कंट्रास्ट एजेंट की नीड नहीं है, क्योंकि साइनसेस देखनी है। साइनसेस के अंदर क्या होता है? एयर। तो आपको नॉन कंट्रास्ट स्थिति में ही पैरानेजल साइनसेस ठीक है। हेड की बात करें, एनसीसीटी हेड, कोई भी इनिशियल असेसमेंट के लिए आपको एनसीसीटी हेड का, आप एनसीसीटी हेड कर रहे हो, ब्लीड है, इंफाक्ट है, ठीक है, कंट्रास्ट देने के लिए नहीं। कोई मिड लाइन शिफ्ट आ रही है, एडिमा आ रहा है, क्या हो सकता है? नहीं, एडिमा की वजह से अगर एडिमा के साथ मिड लाइन शिफ्ट आ रही है, यानी उस एरिया में क्या होगा? मास या ट्यूमर्स, तो दैट कैन बी द इंडिकेशन फॉर कंट्रास्ट। अदरवाइज नॉर्मल जैसे हेडेक की हिस्ट्री के साथ आया, सीरियल की हिस्ट्री के साथ आया, सिंकोपल अटैक जो ब्रेन फेल के रूप में भी कैन बी द इंडिकेशन ऑफ दैट। ठीक है। ऑर्बिट में बात करें, स्टेप फॉल, ये सब चीज़ें, या सेप्सिस स्वेलिंग आ जाती है, वैसे में मूवी फ्रैक्चर देखने के लिए तो कंट्रास्ट एजेंट देंगे। अगर मैं ग्रॉस बात करूँ तो कोई भी बोनी इंजरी देखना हो तो आपको कंट्रास्ट एजेंट के लिए नहीं है। बोन के अलावा कोई स्टोन देखना हो तो कंट्रास्ट एजेंट के लिए नहीं है। स्टोन हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ देखना हो सकता है? किडनी में, किडनी यूरेटर, जो जीबी में स्टोन होता है, वो स्टोन की डेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, ठीक है, उसका एचयू वैल्यू इतना ज़्यादा नहीं होता कि वो बिल्कुल चमकता हुआ दिखेगा। ठीक है। इसका केमिकल कंपोजिशन अलग होता है। ठीक है। तो आपको सीटी में जीबी कैलकुलाई, हाँ, एमआरआई करेंगे तो उसमें क्या होता है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रोटॉन कम होते हैं, तो आपको कैसा दिखेगा? ब्लैक। ठीक है। तो स्टोन के केस में आपको किडनी यूरेटर यानी केयूबी में, केयूबी के लिए किडनी यूरेटर इंसिसिटी करने के यूरेटर आपको प्रॉपर विजुअलाइज हो। आइडियली अगर हम कंट्रास्ट एजेंट देंगे तो किडनी फिल्टर करके उस कंट्रास्ट एजेंट को यूरेटर से निकालेगी तो दिखाई दे देगा, यूरेटर देगा या नहीं देगा। आपने कंट्रास्ट दिया, आईवी कंट्रास्ट, किडनी ने फिल्टर करके यूरेटर में डाला, यूरेटर आपको चमकता हुआ दिख जाए तो फिर कैसा है? ब्लैडर फुल का, तो ब्लैडर वैसे केस में क्या होगा? यूरेटर डायलेटेड होंगे, मतलब नॉर्मल से भरा हुआ रहेगा, तो यूरिन अगर भरा हुआ है तो उसकी एचयू वैल्यू कितनी आएगी? 0 और सराउंडिंग टिश्यू की एचयू वैल्यू 0 से 35 चालू, तो यूरेटर आपको क्लियर हो जाए। ब्लड वेसल्स की एचयू वैल्यू 50 to 60 के रेंज में होती है, यूरेटर की एचयू वैल्यू 0 के आसपास होगी, तो यूरेटर टोटली डिफरेंट दिखेगा। कंट्रास्ट एजेंट नहीं भी लोगे तो भी विजुअलाइज और आप उसको ट्रेस कर सकते हो। अब अगर ब्लैडर फुल हुआ यानी यूरिन का प्रेशर बढ़ाना, यूरिन के प्रेशर बढ़ाने का मतलब क्या होगा? वाटर इंटेक आपने बढ़ाया, किडनी का फिल्ट्रेशन भी बढ़ाया, ठीक है, स्टोन जाके यूवी जंक्शन में फंसा या लोअर यूरेटर में पड़ा,
मिड यूरेटर या अपर यूरेटर कहीं पे हो रहा है। तो किडनी तो फिल्टर कर रही है, किडनी फिल्टर करके यूरेटर को दे रही है, लेकिन यूरेटर में बीच में ऑब्स्ट्रक्शन है, जितना यूरिन जाना चाहिए उतना यूरिन नहीं जा रहा। फिर क्या होगा, यूरेटर में डायलेटेशन होगी, एंड डायलेटेशन ऑफ यूरेटर इज नोन एज हाइड्रोयूरेटर। हाइड्रोयूरेटर, हाइड्रोनेफ्रोसिस नहीं, हाइड्रोयूरेटर। हाइड्रोनेफ्रोसिस कब बोलेंगे, कहाँ पे, नीचे स्टोन फंसा है तो स्वेलिंग कहाँ होगी, कैलिसेस, जो कैलकेन रीनल कैलिसेस, रीनल पेल्विस, मेजर कैलिसेस, माइनर कैलिसेस, रीनल पेल्विस। तो रीनल पेल्विस और मेजर माइनर कैलिसेस में अगर डायलेटेशन हो तो दैट वेरी डायलेटेशन विल बी नोन एज हाइड्रोनेफ्रोसिस। रीनल पेल्विस से नीचे डायलेटेशन हो दैट इज हाइड्रोयूरेट, हाइड्रोयूरेट्रोनेफ्रोसिस। हाइड्रोयूरेटेड नेफ्रोसिस मतलब दोनों रेगुलर और किडनी। ठीक है। जनरली लोग हाइड्रोनेफ्रोसिस यूरेटर में भी दिख रहा है तो भी हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं, मैंने फ्रीक्वेंटली सुना है, वो गलत। हाइड्रोयूरेटर रीनल पेल्विस से नीचे, यूरेटर अगर डायलेटेड है तो हाइड्रोयूरेटर। यूरेटर। नेफ्रोसिस, किडनी में डायलेटेशन कहाँ होगी, रीनल पैरेन्काइमा थोड़ी डायलेटेड हो जाएगा, पेल्विक, वो तो बल्कि किडनी बोलेंगे। अगर रीनल पैरेन्काइमा है तो बल्कि किडनी है, तो वो रीनल पैरेन्काइमा में एब्सेस है, ट्यूमर है, सूजन है, वो कोई अलग रीजन है। ठीक है, इन्फेक्शन है। ठीक है, तो वो रीनल पैरेन्काइमा कॉर्टेक्स वाला, मेडुला वाला जो एरिया है उसमें होगा। ठीक है, लेकिन सर हाइड्रोनेफ्रोसिस किडनी बड़ी दिखाई देती है। किडनी का साइज, पैरेन्काइमा का साइज थोड़ी बड़ा हो जाएगा। तुम्हें वो किडनी का साइज इसलिए बड़ा दिखता है कि उसके अंदर जो कैलिसेस है वो डायलेटेड हो जाते हैं, वो डायलेटेड हो जाएंगे। सर ये समझ गया। कैलिसेस आपको डायलेटेड मिलेंगी। ठीक है, हाइड्रोनेफ्रोसिस। तो हाइड्रोनेफ्रोसिस, हाइड्रोयूरेटर, रीनल कर्कुलाई, रीनल कर्कुलाई, यूरेट्रिक कर्कुलस, यूवी जंक्शन कर्कुलस और कर्कुलस इन यूरिनरी ब्लैडर। क्लियर है। रीनल कर्कुलाई किडनी के अंदर, यूरेटर के अंदर यूरेट्रिक कर्कुलाई, यूवी जंक्शन यूरेटर और वेसाइकल, वेसाइकल मतलब ब्लैडर, यूवी वेसाइको मतलब ब्लैडर। आई थिंक ये हो चुका है ना। जहाँ पे यूरेटर ब्लैडर के अंदर ओपन होता है। नहीं, एनाटॉमी जब पढ़ाया था मैंने तो यूरेटर और ब्लैडर का जंक्शन यूवी जंक्शन, यूरेट्रो वेसाइको जंक्शन। तो अगर यूवी जंक्शन पे कोई स्टोन आ गया तो स्टोन एट यूवी जंक्शन, और वैसे केस में हाइड्रोयूरेटर, मतलब हाइड्रोयूरेटर के चांसेस पूरे। ठीक है, यहाँ पे आपको बता दूँ, ये एक्सपीरियंस वाली चीज़ें हैं, आप फिल्म में जाओगे तो आपको मिलेगा। लोअर यूरेटर अल्ट्रासाउंड में विजुलाइज नहीं होगा। यहाँ पे जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन इतनी ज़्यादा ओवरलैप होती है कि लोअर यूरेटर दिखाई नहीं देता। अच्छे से मिड यूरेटर या अपर यूरेटर में तो पता चल जाएगा, लेकिन अगर लोअर यूरेटर या यूवी जंक्शन पे कोई स्टोन है तो उसमें हम अल्ट्रासाउंड पे कमेंट नहीं कर सकते। तो अल्ट्रासाउंड में दिखेगा क्या, हाइड्रोयूरेटर, एंड हाइड्रोयूरेटर इज द इंडिकेशन ऑफ सस्पेक्टेड स्टोन, यूवी जंक्शन स्टोन, यूवी जंक्शन कल्सर, यूरेटर वेसाइकल जंक्शन पे कैलकुलस है, ये सस्पेक्टेड। तो वो एडवाइस क्या करेंगे कि वैसे केस में क्या एडवाइस की जाती है, सिटी के अगर लिए लोअर यूरेटर या इन सबसे बंदी कर तो
लोअर यूरेटर में सस्पेक्टेड अगर कोई स्टोन हो, यूवी जंक्शन पे स्टोन हो, तो हाइड्रो यूरेटर मिलेगा, हाइड्रोनेफ्रोसिस मिलेगी। ठीक है, तो ऐसे में हम एडवाइस करते हैं क्या, सिटी के एनसीसीटी के जो भी एनसीसीटी के जो भी डन। यानी एनसीसीटी किडनी यूरेटर ब्लैडर में आपको ये तो पता चल सकता है कि हाइड्रो यूरेटर या हाइड्रोनेफ्रोसिस है, डायलिटेशन है, लेकिन आपको फिजियोलॉजी का पता, पैथोलॉजी का पता नहीं चलेगा कि कितनी देर में पास हो रहा है। ये पता चल सकता है क्या, अगर आपने कॉन्ट्रास्ट एजेंट दे दिया पेशेंट को, कॉन्ट्रास्ट एजेंट में क्या होगा, कॉन्ट्रास्ट एजेंट दिया, किडनी ने फिल्टर किया, हाइपरटेंस दिखेगा। अब वो फिल्टर्ड जो यूरिन है जिसमें एटेन्यूएटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया मिक्स है, हाइपरटेंस दिख रहा है, वो कितनी देर में किडनी से वॉश आउट हो रहा है। दिस विल थिंग इज नोन एज फंक्शन ऑफ कितना किडनी फंक्शन कैसा है। ठीक है, इसको आइडियली इसके लिए हम यूरोग्राफी करते हैं, यूरोग्राफी, बट सीसीटी के यूबी में भी ये पता। ठीक है, तो एनसीसीटी के यूबी में नो डाउट आपको डायलिटेशन ऑफ यूरेटर या रीनल फेलिस ये सब दिख जाएगा, यूबी जंक्शन टेस्ट भी दिख जाएगा, लेकिन फंक्शन का पता नहीं चलेगा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है ना कि भाई आखिर किडनी तो फिल्टर कर ही रही है, यूरिन जा ही रहा है, फिर फंक्शन का पता कैसे नहीं चलेगा, बताओ। स्टोन है उसके अंदर, स्टोन है तो रोक रहा है। ठीक है, तो अब ये जो आपका यूरिन है, वो जो आपने पानी पिया, जो भी आपने एक बोतल पानी पिया, एक बोतल पानी पिया, यूरिन बना, इस यूरिन को किडनी कितनी देर में फिल्टर करके ब्लैडर में डाल दे रही है, ये कैसे पता चलेगा। कंट्रास्ट एजेंट है, क्या कंट्रास्ट है। कॉन्ट्रास्ट, अगर हम कॉन्ट्रास्ट एजेंट नहीं देंगे तो हमें पता चलेगा कि वो जा रहा है कि नहीं जा रहा है, क्योंकि डायलेटेड तो वो रहेगा ही, डायलेटेड तो 24/7 रहेगा। ये थोड़ी है कि पानी पिया तो ही डायलेटेड दिख रहा है, पानी नहीं भी पिएगा तो भी डायलेटेड दिखेगा। ठीक है, थोड़ा पानी पी लिया तो डायलिटेशन बढ़ जाएगी, लेकिन डायलिटेशन तो रहेगा ही रहेगा। कॉन्ट्रास्ट एजेंट दे दिया तो अब जैसे आपने अभी कॉन्ट्रास्ट एजेंट दिया, तो आइडियली ब्लैडर से हमारा कॉन्ट्रास्ट एजेंट, किडनी से कॉन्ट्रास्ट एजेंट पास आउट इजली हो जाना चाहिए और नॉर्मल यूरेटर दिखाई देना चाहिए, पास आउट। ठीक है, 10 से 15 मिनट 20 मिनट में हमारी किडनी से ये पास आउट पूरा पास आउट हो जाएगा। लेकिन अगर 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट तक भी यूरेटर और कैल्शियम डायलेटेड ही है, यानी हमारा किडनी फंक्शन काम नहीं। ठीक है, कंसेंट फॉर्म के रिगार्डिंग हमने कल डिस्कस किया था कि सीटी में कंसेंट फॉर्म कहाँ है। ठीक है, अगर आप एनसीसीटी कर रहे हैं तो आपको सिंगल कंसेंट फॉर्म चाहिए होता है, वो है प्रेगनेंसी कंसेंट फॉर्म, एज बियरिंग 18 से 82 कुछ जगह पर 42 भी लोगों ने मेंशन कराया है। ठीक है, बट आइडियली 18 to 40। ठीक है, यहाँ तक हम LMP मेंशन करेंगे। ठीक है, LMP अगर 10 दिन के अंदर का है, 10 डेज रूल आपको बता चुका हूँ, तो वो चीज़ें हम फॉलो करेंगे। ठीक है, अगर उससे ज़्यादा है तो फिर प्रेगनेंसी कंसेंट फॉर्म जैसे एक्सरे में हम लेते हैं वैसे ही इसमें भी लेते हैं। अदरवाइज प्लेन में कोई अदर कंसेंट फॉर्म की नीड नहीं है। बाकी ड्रेस चेंज करवाना है, फिर डिस्कस कर लिया था।
काउच पे रोल रहता है, बेडशीट रहती है, वो चेंज करवाना है या खुद से चेंज करना है तो खुद से चेंज करो। ठीक है, ये काम करने के बाद आप स्कैनिंग शुरू करेंगे। स्कैनिंग में आपको सेंटरिंग में बता चुके हैं, सिटी में सेंटरिंग बताया, डिस्कस किया था। इसमें क्या होता है, आधा ऊपर और आधा नीचे। जैसे 22 का है तो 11 ऊपर और 11 नीचे, 10 का है तो 5 ऊपर 5 नीचे। ठीक है, मैंने ग्रॉसली आपको बता दिए थे, नोट्स बनाए हैं आपने रीजन वाला बना लिया। कल मैं चेक करूँगा, अगर नहीं होगा तो फिर मेरी फोन, बट बेटर है कि आप बना लें। कहाँ से कहाँ तक? इसमें ब्रेन में। तो आपने राइट डाउन करना है। ठीक है, कल का नोट्स पढ़ोगे तो मैंने सबका बताया था ना बात। यस सर। ठीक है, आई थिंक हमने एनसीसीटी कवर कर लिया था बहुत हद तक। अब कॉन्ट्रास्ट एजेंट की तरफ हम आते हैं। एनसीसीटी में रप्चर्ड अपेंडिक्स की हमने कल डिस्कस किया था। कॉन्ट्रास्ट एजेंट की अगर हम बात करें तो आइडेंटिटी कंट्रास्ट मीडिया आपको पढ़ाया। इसमें हमने देखा कि आइसोस्मोलर अगर कंट्रास्ट एजेंट है तो हमारा ब्लड प्लाज्मा से मैच करेगा और इससे एडवर्स रिएक्शन के चांसेस कम। ठीक है, लेकिन अगर लो ऑस्मोलर भी है तो भी हमारे ब्लड प्लाज्मा से ऑस्मोलर इसकी हाई है और हाई ऑस्मोलर है तो हाई है। तो ऐसे केस में एडवर्स रिएक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो जो भी CCT है उसमें हम IV कंट्रास्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इंट्रावेनस कंट्रास्ट जो हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं, दे रहे हैं, उसके रिगार्डिंग पेशेंट से या पेशेंट के अटेंडेंट से कंसल्ट लेते हैं। बोलना ये होता है कि भाई जैसे किसी भी मेडिसिन से, जो मैं अपनी आइडियली बात बता रहा हूँ, आपको कंसल्ट करना है। जैसे किसी भी मेडिसिन से किसी को भी रिएक्शन हो सकती है, नॉर्मल PCM से भी रिएक्शन हो सकता है, पेन किलर से भी, एंटीबायोटिक से भी। आप रेगुलर ले रहे हो, किस दिन वो रिएक्शन कर जाए, वैसे ही इसमें भी चांसेस होते हैं। ठीक है, 5 से 7% के चांसेस इसमें भी होते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें एडवर्स रिएक्शन वो काफ़ी नहीं। ठीक है, और होता भी है, आए दिन एडवर्स रिएक्शन होता है। ठीक है, होता क्या है, आइडेंटिटी कंट्रास्ट में लो ऑस्मोलर कंट्रास्ट मीडिया है जो कि ब्लड प्लाज्मा से ऑस्मोलरिटी हाई है, तो जाहिर सी बात है पानी को खींचेगा। इंटरनल बॉडी में पूरे चेंजेस आएंगे। जब चेंजेस आएंगे तो हार्मोनल चेंजेस भी आएंगे, जेनेटिक चेंजेस भी आएंगे, बहुत सारे केमिकल चेंजेस आएंगे। क्लियर है? ठीक है, तो ऐसे में एडवर्स रिएक्शन, जब भी चेंजेस आएंगे एडवर्स रिएक्शन में सबसे कॉमन चीज़ है शेडिंग, ठंड करना, फ्लशिंग ऑफ फेस, चेहरा रेड हो जाना, गर्मी सा, वार्म सेंसेशन फील होना। ठीक है, फ्लशिंग ऑफ फेस के बाद एक और होता है नोजिया। नोजिया क्या होता है? उल्टी जैसा उल्टी जैसा मन होना, उल्टी नहीं होना, उल्टी जैसा मन होना। तो पेशेंट को काउंसल करना है कि आपको ठंड लगेगी, हल्की सी गर्माहट भी हो सकती है, अचानक स्वेटिंग फेस हो सकता है, और साथ में नोजिया सा हो सकता है। वोमिटिंग नहीं होगी। वोमिटिंग किस केस में होती है? अगर पेशेंट फास्टिंग में बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अभी खाना खाया और अभी स्कैन कराने आ गया और जस्ट अपने IV कंट्रास्ट मीडिया दिया। IV कंट्रास्ट मीडिया दिया तो क्या होगा? नॉजियस सेंसेशन होगा, और नॉजियस सेंसेशन आते ही क्या होगा? जो खाया है वो सब पेशेंट को हम बेहोश करते हैं तो खाली पेट क्यों रखते हैं? तो एडवर्स रिएक्शन के चांसेस होते हैं, तो हम इसका IV एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, एडवर्स रिएक्शन के रिगार्डिंग कंसेंट लेते हैं। पेशेंट को हम बताते हैं
कि जैसे किसी भी मेडिसिन से एलर्जिक रिएक्शन के चांसेस है उससे सेफ है। हालांकि वो अलग बात है कि जैसे किसी भी से चांसेस हैं उससे थोड़ा इससे ज़्यादा है, क्योंकि इसका प्लाज्मा जो है बाकी सब मेडिसिन लेते हो तो उसकी ऑस्मोलरिटी सेम होती है, लेकिन ये हाई ऑस्मोलरिटी टू ब्लड प्लाज्मा, तो हमारी एडवर्स रिएक्शन के चांसेस थोड़े ज़्यादा है। ठीक है, बट पेशेंट को काउंसल करना है, डराना नहीं है उसको, इसमें बताना है कि मतलब 99.9% तो सेफ ही है, हार्डली 1%, 100 में भी नहीं। मतलब आप महीने के 1000 केसेस हमारे यहाँ होते हैं, 1 महीने 2 महीने में किसी में एडवर्स रिएक्शन, 2 महीने 3 महीने, यानी 1000 में एक आध पेशेंट, ये लिटरली कुछ भी नहीं। ठीक है, तो 1000 में 1 या 2 पेशेंट का होता है, तो वो चीज़ पता नहीं है कि हज़ारों पेशेंट भी किसी एक में हो जाता है। एडवर्स रिएक्शन होगा तो क्या होगा, सीवरिंग आएगी, नोजिया या वोमिटिंग। ठीक है, तो नोजिया और वोमिटिंग को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, फास्टिंग करते हैं। ठीक है, फास्टिंग का मतलब क्या है कि आप लिक्विड ले सकते हैं, सॉलिड सब्सटेंस नहीं ले सकते। यहीं पे मैं डिस्कस कर देना चाह रहा था, जो आपको क्वेश्चन पूछ के गया था मैं, कि जब हम सेडेट करते हैं तो हम फास्टिंग रखते हैं या एनपीओ रखते हैं? एनबीओ। बताओ, फास्टिंग रखते हैं या एनपीओ? हाँ जी जारू, सर फास्टिंग फास्टिंग और एनपीओ में डिफरेंस क्या बताया मैंने? फास्टिंग 4 घंटे के अंदर पानी पी सकते हैं। फास्टिंग में वाटर अलाउ है, एनबीओ में कुछ भी नहीं। NPO में अगर आप सीटी स्कैन कर रहे हैं तो सॉलिड सब्सटेंस नहीं है, वाटर है, तो कोई दिक्कत नहीं, नोजिया या वोमिटिंग के चांसेस है। अगर सॉलिड है तो वोमिटिंग के चांसेस ज़्यादा है, लिक्विड से ऐसा ज़्यादा वोमिटिंग के चांसेस नहीं है, तो लिक्विड इज इनफ। लिक्विड सेडेशन के केस में क्या होगा? अच्छा, जनरली आप जैसे ही पेशेंट को वोमिट आएगा तो क्या करेगा, उठ के बैठ जाता है, ये करता नहीं, एक्सरसाइज कर देता है, ये वो करता नहीं है, उसका इम्यून सिस्टम खुद ही करवाता है। बात समझ में आ रही? पेशेंट जैसे ही वोमिटिंग आती है वो क्या करता है, उठ के बैठता है और गर्दन साइड करता है। लेकिन अगर सेडेटेड हो तो अच्छा, एक चीज़ और, जब वोमिट करता है तो ऑटोमेटिकली एपिग्लॉटिस क्या होता है, बंद हो जाता है। कब? जब पेशेंट कॉन्शियस ओरिएंटेड हो तब। अगर सेडेट कर दिया तो फिर एपिग्लॉटिस काम खुला रहेगा, तो जैसे ही पेशेंट वोमिट करेगा ट्रैकिया एस्पिरेट कर जाएगा, और ट्रैकिया में चला गया, ट्रैकिया में अगर वोमिटिंग या पानी चला गया तो एयरवे तुरंत एयरवे क्लोज डिसैचुरेट करेगा, काटेगा रेस्ट। ठीक है, तो उसमें हम नील ओरली रखते हैं 6 घंटे 6 आवर तक, नील ओरली, कुछ भी नहीं है कि वोमिटिंग हो ही नहीं, उसमें भी वोमिटिंग के चांसेस होते हैं। नोजिया तो बहुत फ्रीक्वेंट नोजिया होता है, लेकिन पेट खाली है तो कुछ निकले नहीं, इंटेस्टाइन खाली है, स्मॉल इंटेस्टाइन, 6 घंटे तक आप कुछ भी पानी भी नहीं ले रहे हो, वो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँच जाएगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन से वोमिटिंग नहीं होगी। ठीक है, वोमिटिंग होगी तो स्टमक, ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन से ही। ठीक है, तो इसी वजह से मिनिमम 6 आवर का हम रखते हैं मील पर ओरल। एनपीओ फॉर सेडेशन, ठीक है, अगर पेशेंट को बेहोश कर दिया
इधर दे दिया, ये कुछ भी दे दिया, ऑटो एस्पिरेट कर दिया, यानी वोमिटिंग आ गई। वोमिटिंग आ गई तो क्या होगा, ट्रैकिया खुला हुआ तो सीधे जाते प्रॉब्लम्स बहुत खतरनाक है। 4 घंटे की ब्लड यूरिया और के इनफ्यूज चाहिए 6 घंटे की सेडेशन के लिए। सीटी स्कैन में फास्टिंग चाहिए 4 घंटे की, ब्लड यूरिया और सीरम क्रिएटिनिन की रिपोर्ट। ब्लड यूरिया का 14 से 48 और क्रिएटिनिन का 0.2, 1.95, 1.2, 1.3, 1.5 डिफरेंट लेवल्स के डिफरेंट वैल्यू। ठीक है, क्लियर। तो ब्लड यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन और 4 घंटे की फास्टिंग के साथ पेशेंट आपके पास आएगा सीटी करवाने। ठीक है, CT करवाएंगे। तो बाकी अगर फीमेल पेशेंट है तो LMP का कंसेंट फॉर्म अलग से और कंट्रास्ट एजेंट एडमिनिस्ट्रेशन का कंसेंट फॉर्म अलग से। उसमें मेंशन रहता है। आजकल जो कंट्रास्ट एजेंट आ रहे हैं उसमें LMP का भी रह रहा है, ये भी रह रहा है, दोनों चीज़ें रह रही हैं। तो ये सारे प्रिपरेशन करने के बाद टर्न आता है कैनेडा का कैनुलेशन। ठीक है, कैनुलेशन जो सिटी में यूज़ किया जाता है मेनली 18 गेज, 20 गेज, 22 गेज, ये 3 साइज का एडल्ट के लिए, बच्चों के लिए 24 या 26। ठीक, कैनुलेशन डिस्कस किया है नहीं? सिर्फ वैसे देख के आप साइज इसका नहीं बता सकते। जब रैपर से एक बार बाहर निकल गया तो अगर कलर कोड नहीं है तो रैपर पे लिखा रहता है, रैपर पर फाड़ के फेंक देते हैं, फिर कैसे पता चलेगा?